नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। मैं आपको 3 दिन से ये लगातार बता रहा हूं कि राजस्थान के अंदर किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पहल है या उनका जो दांव है वो उल्टा पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहां एक तरीके से वो फंस से गए, एक ऐसा चक्रव्यूह जिससे बाहर निकलने का रास्ता उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। और मैंने आपको बहुत विस्तार में इस बारे में एक्सप्लेन किया था किस तरीके से नरेंद्र मोदी उसमें फंसे हुए। अब सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी ने इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए या राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार को गिराने के लिए कोई आखिरी दांव खेला है, कोई ब्रह्मास्त्र चला है? इसके बारे में आपको विस्तार से बातचीत करेंगे। आखिर वो कौन सा ब्रह्मास्त्र है, आखिर वो कौन सी चीज है जिसको मैं आखिरी दांव कह रहा हूं। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी अपील। हमारी अपील यह है कि सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार पत्रकारिता को नए सिरे से स्थापित करने की। इसमें हमें आपके मदद की जरूरत है। आप लगातार हमें आर्थिक स्तर पर भी मदद करते रहे हैं। अब सत्यहिंदी.com ने शुरुआत की है सदस्यता अभियान की। आप हमारे सदस्य बन सकते हैं और सदस्य बनते हुए आप हमें आर्थिक भुगतान भी कर सकते हैं, आर्थिक तौर पर मदद भी कर सकते हैं, जिससे हमें इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म करने में बहुत मदद मिलेगी। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहां पे अगर आप जाएंगे, आर्थिक भुगतान करेंगे और सदस्य बनेंगे तो हमारा मनोबल बहुत बढ़ेगा। और अब आते हैं आज के विषय के ऊपर। आज का विषय यह है कि क्या राजस्थान के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरी दांव चला है? जी हाँ, यह बात मैं पूरी गंभीरता के साथ और फिर एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। आप लोगों को लगता होगा कि मैं बार बार नरेंद्र मोदी का नाम क्यों लेता हूं। दरअसल मेरा अपना मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी, जो आज की भारतीय जनता पार्टी है, उसमें कोई कलेक्टिव लीडरशिप नहीं है। उसमें सिर्फ एक आदमी की बात चलती है, उसके अलावा बाकी किसी का कुछ वहां नहीं चलता है। परिंदा भी पर मारता है तो उसके लिए देश के प्रधानमंत्री और पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी की परमिशन लेनी पड़ती है। ऐसे में राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार को गिराने का खेल और प्रकरण चल रहा है। उसके लिए मैं सिर्फ एक आदमी यानी मिस्टर मोदी को जिम्मेदार मानता हूं और मेरा अपना मानना यह है कि मोदी इस खेल में फंस गए हैं। अब वो आखिरी दांव क्या है जो आखिरी दांव उन्होंने चला है इस पूरे खेल को बिगाड़ने के लिए और अशोक गहलोत की सरकार को गिराने के लिए या इस पूरे खेल से बाहर निकलने के लिए? आपको जान के हैरानी होगी कि अचानक जो है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत, उनके 13 ठिकानों पर छापे मारे हैं। जी हाँ, जब आपको डिसाइसिव गेम खेलना होता है तो आप वहां पे चोट करते हैं जहां सबसे ज्यादा और सबसे गहरी चोट लगती है। अशोक गहलोत की सरकार को नीचे गिराना है, जो बागियों का जो बगावत है उसको मजबूत करना है। अशोक गहलोत मजबूती के साथ खेल रहे हैं, इसके लिए जरूरी यह है कि वहां पे चोट की जाए जहां सबसे ज्यादा चोट अशोक गहलोत को लग सकती है। इसीलिए उनके बड़े भाई अग्रसेन गहलोत, जो बिजनेसमैन है, जो खाद और बीज का बिजनेस करते हैं, उनके 13 ठिकानों पर छापे मारे गए, जिनमें से 6 ठिकाने राजस्थान में हैं, 4 ठिकाने गुजरात में हैं, 2 ठिकाने उनके बंगाल में हैं और 1 दिल्ली में। ठिकाने का मतलब उनके घर, उनके प्रॉपर्टी, उनका निवास, उनका दफ्तर, उनका गोडाउन, कोई भी चीज हो सकती है जहां पे छापे मारे गए। मामला क्या है? उनके ऊपर आरोप यह लगाया गया है कि दरअसल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट 2007 से 2009 के बीच में जो खाद का घोटाला हुआ था, फर्टिलाइजर स्कीम हुआ था, उसमें उनसे पूछताछ और उस बारे में इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब पहले मैं आपको ये बता दूं कि दरअसल ये पूरा मामला है क्या। दरअसल 2007 से 2009 के बीच में जो अग्रसेन गहलोत है, ये जिस कंपनी को चला रहे थे, उस कंपनी ने सरकार से सब्सिडाइज्ड रेट पे खाद लिया और इनके ऊपर आरोप यह है कि बजाय इस खाद को किसानों को देने के, इन्होंने इस खाद को विदेशों में स्थित मलेशिया, वियतनाम और सिंगापुर की कंपनी को बेच दिया और इस तरीके से सरकार को 60 करोड़ का चूना लगा। आपको मालूम है कि खाद सब्सिडाइज्ड है, यानी इसलिए सब्सिडाइज्ड है क्योंकि उसका फायदा किसानों को मिले और उसको आप बाहर नहीं बेच सकते, यानी उसको आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन अग्रसेन गहलोत की जो कंपनी है उसके ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने म्यूरिएट ऑफ पोटास को इंडस्ट्रियल सॉल्ट के तौर पर बेच दिया, यानी उसको खाद के तौर पर नहीं बल्कि यह कहा कि इंडस्ट्रियल सॉल्ट है, और यह कहते हुए उन्होंने मलेशिया, सिंगापुर और वियतनाम की कंपनियों को बेचा। 2012 के आसपास जो DRI है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इसने एक कंसाइनमेंट पकड़ा
एक कंसाइनमेंट पकड़ा, उस कंसाइनमेंट में पोटास था और उसके आधार पर पता किया गया इसके पीछे कौन सी कंपनी है। तो यह आरोप लगा कि यह कंपनी दरअसल अग्रसेन गहलोत की कंपनी है और उनके ऊपर 7 करोड़ का, उनकी कंपनी के ऊपर 7 करोड़ की पेनाल्टी लगा दी गई। 2007 से 2009 के बीच का केस है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने इसको उठाने की कोशिश की। उसके बाद से इस मामले में क्या हुआ किसी को कोई जानकारी नहीं है। अब अचानक जब राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत की सरकार को गिराने की कोशिश चल रही है, जब सचिन पायलट के नेतृत्व में 19 कांग्रेस के विधायक जो हैं उन्होंने बगावत कर रखी है और इन विधायकों को उठा के हरियाणा में जहां बीजेपी की सरकार है वहां रखा गया है, अदालत में मामला चल रहा है, वीडियो और ऑडियो क्लिप्स सामने आई हुई हैं, वैसे में जब यह लग रहा है कि पूरा का पूरा मामला मध्य प्रदेश और कर्नाटक की तरीके से नहीं हो सकता है, तब आखिरी चोट करने की कोशिश की गई है कि अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत को ही इस पूरे मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा आरोप कांग्रेस पार्टी भी लगा रही है और अशोक गहलोत भी लगा रही है। लेकिन एक चीज महत्वपूर्ण है, इस मामले की जांच हो, अपनी तार्किक परिणति तक पहुंचे, यह हर कानून और संविधान को मानने वाला व्यक्ति कहेगा। लेकिन ऐसे समय में अग्रसेन गहलोत के घर पे छापा पड़ना, जब अशोक गहलोत की सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है, तो गंभीर सवाल खड़े होंगे और लोग तो कहेंगे कि दरअसल ये दूसरे तरीके से अशोक गहलोत को कमजोर करने की कोशिश है। लेकिन अकेला मामला नहीं है। आपको याद होगा कि जिस दिन सचिन पायलट ने बगावत की थी अपने विधायकों के साथ, उसी दिन आपको याद होगा कि जयपुर के एक होटल फेयरमाउंट होटल और अशोक गहलोत के 2 करीबी कांग्रेस पार्टी के नेताओं, जिनका नाम है राजीव अरोड़ा और धर्मेंद्र राठौड़, उनके यहां भी छापे पड़े थे। इनकम टैक्स के छापे पड़े थे राजीव अरोड़ा और धर्मेंद्र राठौड़ के, और यह आरोप लगा था कि दरअसल इन्होंने टैक्स इवेजन किया है, कोई हाइड्रो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है उससे जुड़ी हुई है। उसी दिन अशोक गहलोत के एक और करीबी जो रतनकांत शर्मा है, जो फेयरमाउंट होटल में है, इन्वेस्टर है, ये अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के साथ में है और इनके ऊपर यह आरोप लगा कि दरअसल इन्होंने मॉरिशस के माध्यम से 96.7 करोड़ का कुछ गड़बड़ किया है। यह भी क्या अजीब इत्तेफाक है कि जिस दिन सचिन पायलट बगावत करते हैं उसी दिन जो है ये इनकम टैक्स भी एक्टिव हो जाती है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी एक्टिव हो जाती है और अशोक गहलोत के जो करीबी लोग हैं उन्हीं के यहाँ छापे पड़ते हैं, उन्हीं के यहाँ सब कुछ होने की कोशिश की जाती है। और ये आखिरी मसला नहीं है, एक और मसला है। एक और मसला क्या है कि मई के महीने में दरअसल राजस्थान के चुरू में एक राजगढ़ में एक एसएचओ है। ये एसएचओ जो है वो अपने सरकारी निवास पर वो पंखे से लटके हुए पाए जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। एक तरीके से उन्होंने सुसाइड किया। उनके पास 2 सुसाइड नोट मिलते हैं, एक सुसाइड नोट जो उन्होंने अपने पिता को लिख रखा था और एक सुसाइड नोट दूसरा था। उनकी मौत के बाद, चूंकि उनका नाम है विष्णु दत्त विश्नोई, तो विष्णोई जी हैं, इनकी कम्युनिटी के लोग जो हैं, इन लोगों ने भारी प्रदर्शन किया, अखिल भारतीय विश्नोई समाज ने भारी प्रदर्शन किया और कहा कि ये सामान्य बात नहीं लगती है, जरूर इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है, लिहाजा इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। यह बात अशोक गहलोत तक पहुंचती है, मुख्यमंत्री तक पहुंचती है, सरकार तक पहुंचती है और वो इस मामले की जांच सीबीआई से करने की रिकमेंडेशन भी कर देते हैं। जून के महीने में इसकी रिकमेंडेशन भी हो जाती है। अब जब अशोक गहलोत की सरकार के ऊपर खतरा मंडराने लगा है, तभी आप अचानक ये देखते हैं कि जो अशोक गहलोत यानी मुख्यमंत्री की जो ओएसडी हैं, जिनका नाम है देवराम शर्मा, उनसे सीबीआई पूछताछ करना शुरू कर देती है और साथ ही साथ जो कांग्रेस की एक एमएलए है जिनका नाम है कृष्णा पूनिया, उनसे भी पूछताछ शुरू हो जाती है। दरअसल जो अखिल भारतीय विश्नोई समाज है, इसने ही कहा था कि कृष्णा पूनिया ही दरअसल जो विश्नोई जी हैं जिन्होंने आत्महत्या की है, उनकी मौत के लिए जिम्मेदार है। अब इन तीनों चीजों को आप एक साथ जोड़ते हुए देखिए। सीबीआई की जांच राजस्थान की सरकार ने खुद अखिल भारतीय जो विश्नोई समाज है उसके कहने पर की थी। लेकिन बाकी के जो 2 मसले हैं, इन दोनों मसलों की अगर आप कोइंसिडेंस देखें, अगर क्या ये महज एक संयोग है? ये महज संयोग नहीं, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा, चाहे मध्य प्रदेश का मसला हो या फिर कर्नाटक का मसला हो या दूसरे राज्यों का मसला हो, तो जहां जहां कांग्रेस की सरकारों को अस्थिर करने का काम किया जाता है, या जहां जहां कांग्रेस की सरकारें को अस्थिर
करने की स्थिति पैदा की जाती है, या चुनाव के ठीक पहले, जैसे आपने देखा होगा महाराष्ट्र के अंदर जब चुनाव हो रहा था तो उसके ठीक पहले प्रफुल्ल पटेल से इंट्रोगेशन करने की बात एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने की, उनसे पूछताछ भी की गई। आपने ये भी देखा कि शरद पवार के खिलाफ भी केस दर्ज करने की बात की गई और बाद में शरद पवार ने कहा कि मैं खुद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास पहुंच जाऊंगा और आप मेरी जांच पड़ताल करिए। तो उसके बाद ऐसा लगा जैसे महाराष्ट्र का चुनाव जो है वो शरद पवार ने पलट दिया और एक तरीके से अपने आप को पेश किया कि कैसे उनको विक्टिम बनाने की कोशिश की जा रही। या आप मध्य प्रदेश के अंदर देखिए, कमलनाथ के भतीजे को जिस तरीके से पूरे मामले में इंट्रोगेट करने की कोशिश की गई। तो एक नहीं, सैकड़ों ऐसे मामले हैं। जब जब विधानसभा के चुनाव होते हैं, जब जब राज्यसभा के चुनाव होते हैं, जब जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, आप ये जरूर आपने देखा होगा और पाया होगा कि जो विपक्ष की सरकारें हैं, विपक्षी सरकारों के जो नेता हैं, उनके खिलाफ जो इस तरीके के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, इनकम टैक्स है, पुलिस है, सीबीआई है, वो उनके केसेस खुलने लगते हैं, उनसे पूछताछ शुरू हो जाती है, उनके छापे पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में ये कहना कि राजस्थान के अंदर जहां इस वक्त बीजेपी और नरेंद्र मोदी दरअसल फंसे हुए नजर आ रहे हैं, और फंसने के कारण जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन आपको कर रखा है, फंसने का कारण क्या है, क्योंकि सचिन पायलट जो है, जिन पर दांव लगाया गया, वो आज के लिए तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनको बीजेपी के साथ जाना है या उनको क्षेत्रीय दल बनाना है या उनको जो है वो कांग्रेस में वापस लौटना है। वो प्रियंका गांधी से भी बातचीत कर रहे हैं और कांग्रेस बीजेपी के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। तो उस वजह से एक गलत मूव ऐसा लगता है कि लग गया, और ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरीके से वो बहुत साफ दिमाग नहीं है। वसुंधरा राजे सिंधिया जो खुद बीजेपी के नेता है, राजस्थान के अंदर है, दूसरे राज्यों के बीजेपी के नेताओं की तरफ से आगे से बढ़कर अशोक गहलोत की सरकार को गिराने की कोशिश नहीं कर रही। और अशोक गहलोत कमलनाथ और दूसरे नेता मुख्यमंत्रियों की तुलना में ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा चतुर दिखाई पड़ रहे हैं। उन्होंने न केवल बीजेपी की बातचीत का फोन टैप करवाया, फोन की वीडियो ऑडियो क्लिप जो है वो पब्लिक कर दी, जिसमें बातचीत स्पष्ट नजर आ रही है, जिसमें केसेस एफआईआर दर्ज कर लिए गए हैं, जिसमें केंद्र के एक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। उनका वॉइस सैंपल लेने के लिए राजस्थान पुलिस जो है उनको खोज रही है, जो एमएलएज हैं उनके वॉइस सैंपल के राजस्थान पुलिस जा रही है, और हाई कोर्ट में भी वो जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं। तो वो लगातार ऐसी कोशिशें कर रहे हैं जिससे कि मोदी और बीजेपी के जो दांव हैं वो उल्टे पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे फंस गए। तो अब इस फसल से बाहर निकलने के लिए या केस को पूरी तरीके से पलट देने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आखिरी दांव जो है वो खेलने की कोशिश की गई है। अब ये आखिरी दांव वाकई में आखिरी दांव साबित होता है या नहीं साबित होता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आज की तारीख में ये एक सीरियस मुहिम है कि अशोक गहलोत के बड़े भाई पर ही वॉर किया जाए और उनके ऊपर यह खतरा पैदा कर दिया जाए कि वो जेल जा सकते हैं या उनका आने वाला वक्त जेल में गुजर सकता है, जिससे घबराकर अशोक गहलोत या कांग्रेस पार्टी जो है वो कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे कि उनका सिराजा बिखर जाए। तो ये अनायास नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि दरअसल नरेंद्र मोदी ने जो राजनीति है, इस देश की राजनीतिक व्यवस्था है, उसको रेड राज में तब्दील कर दिया है, और जो तमाम सरकारी एजेंसियां हैं, चाहे वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, पुलिस हो और दूसरे, ये सब के सब सरकार के तरीके से सरकार के लिए काम कर रहे हैं, और विपक्ष को, विपक्ष की सरकारों को, विपक्ष के नेताओं को पर उनका बेजा दुरुपयोग किया जा रहा है। और यही कारण है कि अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर ये जो हमला किया गया है ये कितना कारगर साबित होता है या नहीं साबित होता है। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।